तो नमस्कार साथियों। अभी क्लास आपकी चल रही थी, लेकिन इंटरनेट इशू के चलते मामला थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब हुआ। पुनः उसी बात को हम लोग कंटिन्यू कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ठीक है, चलो भैया। तो मैं जो क्वेश्चन आपके जो डिस्कस कर चुका था वो मैं पुनः इधर ये वाले बेटा हो गए थे आपके हैं कि पंडित भीमसेन गुराचार्य जोशी का संबंध कहाँ से है, तो कर्नाटका से है। ये वाली बात हो गई थी। और कर्नाटका से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रहे थे, जैसे अंसी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, कुंदे मुख नेशनल पार्क, ठीक है, ये सभी क्वेश्चन हो गए थे। करने को हम लोग और भी कर सकते थे, जैसे जोग जलप्रपात कहाँ पे है, कुचिकल जलप्रपात कहाँ पर है, ये सभी जलप्रपात कहाँ पे हैं, कर्नाटका में। तो आगे नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है आपका, उसको भी देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि तीजनबाई, झांडूराम, देवांगन, ऋतु वर्मा, उषा वारले, शांतिबाई, चेलक का संबंध किस नाट्य कला से है, तो ये पडवानी नाट्य कला से है। किससे है? पडवानी नाट्य कला। और बेटा जो पडवानी नाट्य कला है वो कहाँ की है, तो बोलेंगे छत्तीसगढ़ की है। पडवानी नाट्य कला कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की है। कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की। तो इस क्वेश्चन को और हम लोग थोड़ा सा डिटेल अगर करना चाहें तो इस वाली बात को देख लो। जैसे यहाँ हम लोगों ने जो किया है वो क्या था भैया, पडवानी के बारे में जानना है। कि अगर आपसे पूछ ले कि ये पडवानी, पडवानी जो लोक नाट्य है, पडवानी जो लोक नाट्य है वो आपका कहाँ पर है, कहाँ का है, तो बोलेंगे छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ का पडवानी लोक नाट्य कहाँ का है, तो बोलेंगे छत्तीसगढ़ का। अब छत्तीसगढ़ से और आपके क्या क्या प्रश्न बन जाएंगे। जैसे आपसे पूछ लेगा छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ पे है, तो बोलेंगे रायपुर है। कहाँ पर है? रायपुर है। इसके साथ ही साथ बच्चा पूछ लेगा कि मामा भांजा मंदिर कहाँ है, मामा भांजा मंदिर कहाँ पर है, तो बोलेंगे मामा भांजा मंदिर कहाँ पे है, आपका छत्तीसगढ़ में है। मामा भांजा मंदिर कहाँ है बेटा? छत्तीसगढ़ में। ऐसे ही देखो आपसे पूछा जाता है खजुराहो कहाँ पे है, तो बोलते हैं मध्य प्रदेश में। लेकिन छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहते हैं, तो वो भोरम देव मंदिर को कहते हैं। किसको कहते हैं? भोरम देव मंदिर को कहते हैं। किसको? अगर आपसे ये कहे कि खजुराहो कहाँ पे है, तो खजुराहो तो बेटा मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में भी ये छतरपुर जिले में है। छतरपुर जिले में है। बेतवा नदी के किनारे है। बेतवा, बेतवा नदी के किनारे है खजुराहो आपका। लेकिन अगर आपसे कहे कि छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहाँ है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ का जो खजुराहो कहते हैं वो किसको कहते हैं, तो बोलेंगे भोरम देव मंदिर को कहते हैं। भोरम देव, देव मंदिर को कहा जाता है। भोरम देव मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं। किसको कहते हैं? छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं भोरम देव को। और अगर आपसे पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले कि महाराष्ट्र का खजुराहो किसको कहते हैं, महाराष्ट्र का खजुराहो किसको कहते हैं, तो बच्चा महाराष्ट्र का जो खजुराहो कहा जाता है वो आपका विदर्भ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विदर्भ को। तो वैसे खजुराहो कहाँ पे है, तो वैसे तो खजुराहो मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के बेतवा नदी के किनारे है। और छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहते हैं? भोरम देव मंदिर को कहते हैं। मामा भांजा मंदिर कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। महाराष्ट्र का खजुराहो किसको कहते हैं? विदर्भ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विदर्भ को कहा जाता है। ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि ये भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ पे है, भिलाई इस्पात कारखाना, तो भिलाई इस्पात कारखाना जो है, भिलाई इस्पात कारखाना बच्चा कहाँ पे है, तो भिलाई इस्पात कारखाना जो है आपका, वो भी आपका छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। आपको कुछ कारखाने और भी पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछता है बोकारो वाला कहाँ पे है, बोकारो कारखाना कहाँ पे है, ठीक है, बोकारो कारखाना कहाँ पे है, बोकारो वाला कारखाना कहाँ है, तो ये आपका झारखंड में। बोकारो कारखाना कहाँ पे है? झारखंड में। आपसे पूछ लिया जाता है दुर्गापुर, दुर्गापुर इस्पात कारखाना कहाँ पे है,
तो दुर्गापुर वाला पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? दुर्गापुर वाला आपका पश्चिम बंगाल में है। ऐसे ही आपसे पूछा जाता है कि राउरकेला कहाँ है? राउरकेला, राउरकेला वाला कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो मेरे साथियों आपसे इतने प्रश्न बन गए। कौन कौन सा? कि पडवानी लोक नाट्य कहाँ का है? तो पडवानी लोक नाट्य जो है बेटा वो छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ पे है? तो बोलेंगे रायपुर में। और मामा भांजा मंदिर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। खजुराहो कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है? तो बोलेंगे छतरपुर जिला है। और छतरपुर जिले में खजुराहो जो है वो किस नदी के किनारे है? तो बोलेंगे ये आपका बेतवा नदी के किनारे है। छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का जो खजुराहो कहते हैं वो भोरम देव मंदिर को कहते हैं। महाराष्ट्र का खजुराहो किसे कहते हैं? तो आप विदर्भ को कहते हैं। किसको कहते हैं? विदर्भ को। भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ है बच्चा? छत्तीसगढ़ में। देखो आपके 3 कारखाने जो थे वो आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगाए गए थे। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, ये 2 इस्पात कारखाने दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगाए गए। ठीक है। और बोकारो वाला जो इस्पात कारखाना है वो आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया। यानी बोकारो वाला जो लगाया गया वो आपका 3rd 5 ईयर प्लान में लगाया गया। 5, ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, वर्षीय योजना में, तीसरी पंचवर्षीय योजना में आपका ये लगाया गया था। ठीक है। तो बोकारो इस्पात कारखाना कौन सी पंचवर्षीय योजना में लगा? तीसरे में। जबकि भिलाई, वो दुर्गापुर और राउरकेला वाले लगे थे किसमें? दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगाए गए थे। अगर बेटा पूछा जाए कि पंचवर्षीय योजना का मॉडल कहाँ से लिया गया है? तो बोलेंगे पंचवर्षीय योजना में योजना का जो मॉडल है वो आपका कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। और भी बातें अगर तुमसे पूछ ली जाए कि संविधान में मूल कर्तव्य, संविधान में मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए? आपके रूस से लिए गए। मूल कर्तव्य जो हैं वो आपके संविधान के भाग 4 का के अंतर्गत हैं। अनुच्छेद अगर पूछ ले बच्चा तो अनुच्छेद आप बोलेंगे अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत है। अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मूल कर्तव्य हैं। और मूल कर्तव्यों की जो संख्या है बालक वो कितनी है? 11 है। शुरू में जो जोड़े गए थे, शुरू में जो जोड़े गए थे वो अपने कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे। और आपकी ऐसे कह सकते हैं ये, अगर आपसे कहे कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा, तो 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संशोधन 1976 में ये आप 1976 के तहत जोड़े गए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये जोड़े गए। ठीक है। और बर्मा समिति का संबंध भी किससे है? बर्मा समिति का संबंध भी आपका किससे है? सरदार वल्लभ भाई, मतलब ये मूल कर्तव्यों से है। और इसके द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। 11वां मूल कर्तव्य आपका जोड़ा गया था जो आपका किससे रिलेटेड है? तो बोलेंगे ये शिक्षा से रिलेटेड है। किससे है? शिक्षा से रिलेटेड है। तो कुल मिला के एक बात हम लोगों ने और ख़त्म कर दी कि भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला ये 3 इस्पात कारखाने दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत लगाए गए। और बोकारो वाला जो इस्पात कारखाना है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत लगाया गया। और पंचवर्षीय योजना का मॉडल बेटा रूस से लिया गया। रूस से ही भारतीय संविधान के में मौलिक कर्तव्य लिए गए। मौलिक कर्तव्य संविधान में भाग 4 में है और अनुच्छेद 51 का है। मूल कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में अभी कितनी है? 11। पहले जब जोड़े गए तो कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे। कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। पूछा जाए कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो बोलेंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। और पूछा जाए सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अलावा और कौन सी समिति जो है मूल कर्तव्यों से संबंधित है, तब मेरे लाल बोलेंगे ये बर्मा समिति है। कौन सी है?
वर्मा समिति के अंतर्गत है। और अगर मैं यहीं से छत्तीसगढ़ से पूछना चाहूँ तो अगर आपसे पूछ ले गुरु घासीदास घासीदास गुरु घासीदास नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है ये भी आपका कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास नेशनल पार्क बच्चा कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है? तो हम लोग बोलेंगे गुरु घासीदास नेशनल पार्क आपका छत्तीसगढ़ में। आपसे पूछ लिया जाए कि ये चित्रकूट जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में है? तो ये चित्रकूट जलप्रपात जो है ये आपका बस्तर जिला में है, छत्तीसगढ़ में। बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में ये चित्रकूट जलप्रपात है। और इसी जलप्रपात को हम लोग भारत का न्याग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का न्याग्र कहते हैं। भारत का न्याग्र। तो कौन से जलप्रपात को भारत का न्याग्र कहा जाता है? तो वो आपका चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। इसके अलावा अगर आपसे और पूछ लेगा कि बताओ उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ से सीमा बनाता है? छत्तीसगढ़ से सीमा बनाता है तो आप बोल देंगे इससे सोनभद्र सीमा बनाता है। सोनभद्र आपका सीमा बनाता है। छत्तीसगढ़ से कौन सी सीमा बनती है? तो छत्तीसगढ़ से सोनभद्र की सीमा बनती है। छत्तीसगढ़ का बच्चा अगर गठन पूछे तो ये सन 2000 में हुआ है। कब हुआ है? सन 2000 में हुआ है। इतना आपसे और पूछ लेगा इस वाले क्वेश्चन से। तो देखो छत्तीसगढ़ से, अच्छा एक और क्वेश्चन आपने देखा हो, ठीक, तो के पूछा जाए पडवानी लोकनाट्य कहाँ का है? तो बोलेंगे छत्तीसगढ़। पडवानी लोकनाट्य कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ? सन 2000 में हुआ। अच्छा, छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ पे है? रायपुर में। मामा भांजा मंदिर कहाँ पे है? तो आपका छत्तीसगढ़ में। मामा भांजा मंदिर कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। अच्छा, पूछा जाए खजुराहो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में खजुराहो किस नदी के किनारे है? तो बोलेंगे बेतवा नदी के किनारे है। छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहते हैं? भोरम देव मंदिर को कहते हैं। किसको कहा जाता है? भोरम देव मंदिर को कहते हैं। अच्छा, एक और बात आपको मैं बता दूं, जो चलो जैसे अगर आपसे कहा जाए कि कुंभ मेला जो लगता है वो हर 12 साल बाद लगता है, यानी महाकुंभ जो लगता है वो कितने साल बाद लगता है? 12 साल बाद। और अगर आपसे कहा जाए कि जो छत्तीसगढ़ है, यानी ऐसे क्वेश्चन आता है कि ऐसा राज्य बताओ, भारत का ऐसा राज्य बताओ जहाँ पे हर साल कुंभ मेला लगता है, तो वो छत्तीसगढ़ के राजिम में लगता है। छत्तीसगढ़ के राजिम में प्रतिवर्ष कुंभ लगता है। तो छत्तीसगढ़ के राजिम में आपका प्रतिवर्ष कुंभ का आयोजन होता है। महाराष्ट्र का खजुराहो किसे कहते हैं? विदर्भ को कहते हैं। भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में के राज्य में हर साल आपका कुंभ मेले का आयोजन होता है। बोकारो इस्पात कारखाना कहाँ का है? झारखंड का है। जो कौन सी पंचवर्षीय योजना में लगा? तीसरे में लगा। कौन से में लगा? तीसरे में। जबकि भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर वाले दूसरे में लगाए गए थे। अच्छा, गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। और चित्रकूट जलप्रपात को ही क्या कहते हैं? तो आपका भारत का न्याग्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? न्याग्र कहते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ से सीमा बनाता है? सोनभद्र बनाता है। सोनभद्र वैसे तो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। आपका छत्तीसगढ़ के अलावा बेटा ये झारखंड से भी बनाता है, MP से भी बनाता है, और आपका बिहार से भी बनाता है। किससे बनाता है? बिहार से बनाता है। ठीक है, सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। कौन सा जिला है? दक्षिणी। अच्छा, पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल लिया गया है वो कहाँ से लिया है? रूस से लिया है। भारत में मूल कर्तव्य भी कहाँ से लिए? रूस से लिए। कौन से भाग में मूल कर्तव्य? 4 का में है। अनुच्छेद कौन सा है? 51 का में मूल कर्तव्य में। संख्या कितनी है मूल कर्तव्यों की? तो बोलेंगे 11 है। पहले मूल कर्तव्य कितने जोड़े गए थे? तो बोलेंगे 10 जोड़े गए थे। अच्छा,
पूछा जाए कब जोड़े गए तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़े गए। कौन सी समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अलावा और कौन सी ऐसी समिति है जो मूल कर्तव्य से रिलेटेड है? तो बोलेंगे बर्मा समिति है। कौन सी है? बर्मा समिति। और बर्मा समिति की सिफारिश पर 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था जो आपका शिक्षा से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बेटा? शिक्षा से रिलेटेड है। चलिए इसे आगे की हम लोग और बात कर लेते। एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि तीजनबाई, झांडूराम देवांगन, ऋतु वर्मा, उषा वारले, शांतिबाई चेलक, ये सब संबंध किस, इनका सबका संबंध किससे है? पडवानी नाट्य कला से। और पडवानी नाट्य कला कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की। पडवानी नाट्य कला कहाँ की है? तो बोलेंगे पडवानी नाट्य कला छत्तीसगढ़ की है। एक है घातो कितो नृत्य कहाँ का है? घातो कितो नृत्य कहाँ का है? तो बोलेंगे सिक्किम का है। घातो कितो नृत्य, घातो कितो नृत्य कहाँ का भैया? छत्तीसगढ़ का है घातो कितो नृत्य। ठीक है, घातो, घातो कितो, घातो कितो नृत्य, घातो कितो नृत्य कहाँ का है? तो घातो कितो नृत्य जो है ये आपका कहाँ का है? आपका सिक्किम का। घातो कितो नृत्य कहाँ का है? तो हम लोग बोलेंगे सिक्किम का है। घातो कितो नृत्य कहाँ का है? सिक्किम का है। और ये सिक्किम की कौन सी जनजाति इसको मनाती है? तो बोलेंगे भूटिया जनजाति मनाती है। भूटिया जनजाति, भूटिया जनजाति का ये नृत्य है। भूटिया जनजाति का नृत्य है। अब एक तो हम लोग यहाँ सिक्किम के बारे में चर्चा कर सकते हैं, जनजातियों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। चलिए पहले सिक्किम के बारे में थोड़ा सा जाना जाए कि अगर आपसे ये कहे कि जो सिक्किम है, सिक्किम जो है ये आपका, सिक्किम का गठन कब हुआ? तो बोलेंगे 1975 में हुआ। सिक्किम का, सिक्किम का जो भाई गठन जो हुआ वो आपका कब हुआ? तो बोलेंगे 1975 में हुआ सिक्किम का गठन। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। 22वां राज्य। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना था? 22वां बना था। कभी पूछ लिया जाता है गोवा कौन से नंबर का राज्य बना था? 25वां राज्य बना था। गोवा 25वां बना था और सिक्किम 22वां राज्य बना हुआ था। और अगर पूछा जाए सिक्किम से सीमा जो लगती है, सिक्किम से, सिक्किम से जो सीमा लगती है, सिक्किम की जो सीमा लगती है वो एक तो राज्य की सीमा लगती है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। ये वाली बात बेटा कई बार आपसे पूछ ली गई है अलग अलग एग्जामों में कि सिक्किम निम्न में से किस भारतीय राज्य से सीमा बनाता है? तो सिक्किम केवल और केवल एक राज्य से सीमा बनाता है, उसका नाम है पश्चिम बंगाल। और सिक्किम कितने देशों से सीमा बनाता है? तो सिक्किम आपका 3 देशों से सीमा बनाता है। सिक्किम की सीमा 3 देशों से बनती है। वो देश आपके बेटा भूटान हैं, वो देश आपके नेपाल हैं, वो देश आपके आपका क्या है? नेपाल है। और वो देश आपका तिब्बत है। वो देश आपका क्या है? तिब्बत है। तो इतने क्वेश्चन और आपके देखो बनकर तैयार हो गए कि घातो कितो नृत्य कहाँ का है? कि घातो कितो नृत्य जो है वो कहाँ का है? सिक्किम का है। अच्छा सिक्किम में इसको कौन सी जनजाति बनाती है? तो बोलेंगे हम लोग भूटिया जनजाति बनाती है। कौन सी? भूटिया जनजाति बनाती है। कौन सी? भूटिया जनजाति बनाती है। और पूछा जाए अगर आपसे सिक्किम का गठन कब हुआ? तो बोलेंगे सिक्किम का गठन 1975 में हुआ। सिक्किम भारत का कौन से नंबर का राज्य बना था बच्चा? सिक्किम आपका 22वां राज्य बना था। सिक्किम कितने राज्यों से सीमा बनाता है? तो सिक्किम केवल एक राज्य से सीमा बनाता है। ऐसे आपका प्रश्न आता है कि सिक्किम की सीमा कितने राज्यों से लगती हैं? 1 2 4 6। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा टिक करने की सोचते हैं, परंतु ध्यान से संभल के करना है। सिक्किम केवल और केवल एक राज्य से सीमा बनाता है, जो कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। तो सिक्किम की सीमा कितने राज्यों से लगती है? एक राज्य से लगती है। अच्छा से ठीक है, सुनो। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए सिक्किम कितने देशों से सीमा बनाता है? तो वो भूटान से सीमा बनाता है। किससे? भूटान से। और नेपाल से बनती है और तिब्बत से बनती है। तिब्बत बेटा चीन का हिस्सा है, तो चाहे आप तिब्बत लिखो चाहे आप चीन लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा इसके अलावा और क्या क्या बन सकता है जो बेटा भारत में स्थित, भारत में स्थित, भारत में स्थित
सबसे ऊंची चोटी जो है, सबसे ऊंची चोटी जो है, भारत में स्थित सबसे ऊंची जो चोटी है कंचनजंगा, कंचनजंगा, कंचनजंगा जो है, कंचनजंगा, ये चोटी भी कहाँ पर है आपका, सिक्किम में है। कहाँ पर है, सिक्किम में। ठीक, तो ऐसे भी पूछ लेता है कि भारत में स्थित जो कंचनजंगा चोटी है वो किस राज्य में है, सिक्किम में। और सिक्किम का अगर आपसे पूछा जाए कि सिक्किम का जो विलय था, सिक्किम का जो विलय था वो ब्रिटिश साम्राज्य में, सिक्किम का विलय ब्रिटिश 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 साम्राज्य में, ब्रिटिश साम्राज्य में किसने किया था, सिक्किम का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किसने किया था, तो बोलेंगे ये लॉर्ड डलहौजी ने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। तो अगर कोई पूछ ले कि सिक्किम का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किसने किया था, तो बोलेंगे लॉर्ड डलहौजी ने किया था। किसने, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। और अगर सिक्किम से पूछा जाए तो सिक्किम जो है वो प्रथम जैविक राज्य है, जैविक कृषि वाला राज्य है, कृषि वाला राज्य। ठीक है, तो मतलब जैविक कृषि का मतलब है जो बेटा ऑर्गेनिक खादों का इस्तेमाल करने वाला हो। तो एक बार पुनः इधर की बात है कि घातु कितु नृत्य कहाँ का है, सिक्किम का है। भूटिया जनजाति कहाँ की है, सिक्किम की है। सिक्किम का गठन कब हुआ, 1975 में हुआ। अच्छा, सिक्किम कौन से नंबर का राज्य बना था, 22वां बना था। गोवा कौन से नंबर का बना था, 25वां राज्य बना था। सिक्किम कितने राज्य से सीमा बनाता, 1 से। और कितने देशों से बनाता, 3 से। तो भूटान, नेपाल और चीन। अच्छा, भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा, वो भी कहाँ पे है, सिक्किम में। अच्छा, पहला जैविक कृषि वाला राज्य कौन सा है, तो आपका सिक्किम है। सिक्किम का विलय ब्रिटिश प्रांत में किसने किया था, तो डलहौजी ने किया था। अब जैसे हम लोग जनजातियों से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जन जातियों से आपके कुछ क्वेश्चन बचा आ जाते हैं। जनजातियों से क्या क्या क्वेश्चन आपके आते हैं, तो जनजातियों से जो प्रश्न बन जाते हैं वो आपके ये बनते हैं। जैसे जनजाति में अगर पूछे जाए जनजातियों का उल्लेख कहाँ पर है, जनजातियों का उल्लेख अगर पूछ ले तो हम कहेंगे भैया ये 5वीं अनुसूची में, 5वीं अनुसूची, अनुसूची। ये वाली बात कई बार पूछी जाती है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में जनजातियों का उल्लेख है, तो बोलेंगे 5वीं अनुसूची में उल्लेख है आपका। ठीक है, और अगर आपसे कोई कोई पूछे किसी भी क्षेत्र को, क्षेत्रों को जनजाति क्षेत्र कौन घोषित कर सकता है, जनजाति, जनजाति क्षेत्र कौन घोषित कर सकता है, तो किसी भी क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित करने कौन कर सकता है, तो वो आपका राष्ट्रपति कर सकता है। किसी भी क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र कौन घोषित कर सकता है, आपका राष्ट्रपति कर सकता है। किसी भी क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित कौन कर सकता है, तो आपका राष्ट्रपति कर सकता है। जनजातियों का जनक किसको कहते हैं, जनजातियों, जनजातियों का जनक किसको कहते हैं, जनजातियों का जनक किसे कहते हैं, ये वाली बात कई बार आई है। जनजातियों का जनक किसको कहते हैं, तो जनजातियों का जनक जो कहते हैं वो बेटा ठक्कर बप्पा को कहते हैं, ठक्कर बप्पा को। जनजातियों का जनक किसको कहा जाता है, तो वो आपका ठक्कर बप्पा को कहा जाता है। किसको, ठक्कर बप्पा को कहा जाता है। इन्होंने जनजाति संरक्षण हेतु कई एक मतलब काम किए हैं। ऐसे आपसे कुछ जनजाति पूछ लेगा, पूछ जैसे जनजाति में अगर पूछा जाए कि दीपावली को शोक के तौर पर कौन मनाती है, दीपावली को, दीपावली को शोक के रूप में, शोक के रूप में, दीपावली को शोक के रूप में मनाती है थारू जनजाति, थारू जनजाति। दीपावली को शोक के तौर पर कौन मनाती है, तो आपकी थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाता है बेटा, ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ ये जो ये उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति कौन सी है, उत्तराखंड, उत्तराखंड की जनजाति प्रमुख कौन सी है, उत्तराखंड की जनजाति कौन सी है, तो बोलेंगे जौनसारी जनजाति है। कौन सी है, जौनसारी जनजाति। ठीक है, आपसे पूछा जाए बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है, बुक्सा जनजाति, बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो बुक्सा जनजाति आपकी कहाँ पाई जाती है भैया, बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो आपका बेटा ये बिजनौर में पाई जाती है। कहाँ पर, बिजनौर में पाई जाती है। कहाँ पर,
बिजनौर में पाई जाती है। इसके अलावा ये आगरा में पाई जाती है। आपसे पूछा जाए ये सोमपेन जनजाति कहाँ पाई जाती है, सोमपेन जनजाति, सोमपेन जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो आप बोलेंगे सोमपेन जनजाति जो पाई जाती है ये आपका अंडमान निकोबार में पाई जाती है, अंडमान निकोबार में पाई जाती है। अंडमान निकोबार में आपकी सोमपेन जनजाति के बारे में पूछा जाता है कई बार। अब और भी अगर मैं जैसे प्रश्न पूछ लूं कि जैसे अच्छा आता है थारू जनजाति का महाविद्यालय कहाँ है, थारू जनजाति, जनजाति के लिए महाविद्यालय, महाविद्यालय कहाँ खोला गया है, थारू जनजाति के लिए महाविद्यालय जो है ये आपका लखीमपुर खीरी में है, लखीमपुर खीरी में। तो थारू जनजाति के लिए, थारू जनजाति के लिए जो महाविद्यालय है वो कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में। और लखीमपुर खीरी जो जिला है बेटा वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, बड़ा जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो बोलेंगे आपका ये क्या है, तो ये लखीमपुर खीरी है। चलो भाई यहाँ से और भी प्रश्न हम लोग बनाते हैं। तो घातो कितु नृत्य कहाँ का है, सिक्किम का, घातो कितु नृत्य कौन सा है, सिक्किम का है। अच्छा कोई पूछा जाए कौन सी जनजाति इसको करती है, भूटिया जनजाति। और सिक्किम का गठन कब हुआ, 1975 में हुआ। 1975 में बेटा प्रधानमंत्री कौन था, 1975 में, 1975 में प्रधानमंत्री कौन था, तो इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी। 1975 में प्रधानमंत्री कौन था, इंदिरा गांधी। और फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद, अली अहमद, अली अहमद क्या थे उस समय, राष्ट्रपति थे। तीसरी बार लास्ट बार कह सकते हैं, इमरजेंसी भी लगी थी। और सिक्किम कौन से नंबर का राज्य बना है, तो 22वां राज्य बना है। भारत में 25वां राज्य कौन सा बना, गोवा बना था। ये दोनों ज्यादा पूछे जाते हैं। और तुमको पता है कि ये राज्य बनाने के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था, राज्य पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था, राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम आया था वो आपका 1956 में आया था। लेकिन अगर बेटा आयोग पूछ लेता तो ये 53 में आया था, 53 में राज्य पुनर्गठन आयोग आया था, 53 में, 1953 में, जिसमें फजल अली अध्यक्ष थे और के.एम. पन्नेकर और आपका कुजरू, के.एम. पन्नेकर और हैदरनाथ कुजरू जो थे अध्यक्ष, मतलब सदस्य के तौर पे थे। तो सिक्किम की सीमा कितने राज्य से लगती है, पश्चिम बंगाल से, किससे, पश्चिम बंगाल से। और कितने देशों से लगती है, भूटान से और नेपाल से और तिब्बत से। भूटान से क्वेश्चन आता है कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहते हैं, भूटान को, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहते हैं, भूटान को कहते हैं, किसको, भूटान को। पूछा जाए बताओ नेपाल का संविधान कब बना था, नेपाल का संविधान कब लागू हुआ था, तो 2015 में। नेपाल का संविधान कब बना था, 2015 में। और नेपाल का राष्ट्रीय गीत कौन सा था, या नेपाल का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, नेपाल का राष्ट्रगान किसने लिखा है, तो वो पी.के. राय ने लिखा है, पी.के. राय ने लिखा है। नेपाल का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, पी.के. राय ने लिखा है। अच्छा पूछा जाए भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा, जो कहाँ है, सिक्किम में। प्रथम जैविक कृषि अपनाने वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम है, कौन सा है, सिक्किम है। जनजातियों का उल्लेख किस अनुसूची में, 5वीं अनुसूची। किसी भी क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र कौन घोषित कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। जनजातियों का जनक किसे कहते हैं, ठक्कर बप्पा को कहते हैं, किसको कहते हैं, ठक्कर बप्पा को कहते हैं। दीपावली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है, थारू जनजाति मनाती है। उत्तराखंड की जनजाति कौन सी है, जौनसारी जनजाति है। और ये जौनसारी जनजाति बेटा बहुपतित प्रथा होती है इसमें। तो कोई पूछे कौन सी जनजाति में बहुपतित प्रथा होती है, कौन सी जनजाति में बहुपतित प्रथा होती है, तो बोलेंगे जौनसारी जनजाति में होती है। बुक्सा जनजाति कहाँ कहाँ रहती है, तो बिजनौर और आगरा में रहती है। तुम्हें पता है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है, बिजनौर से। बाहर कहाँ से निकल जाती है,
बलिया से। कहाँ से? बलिया से। आगरा से बेटा क्वेश्चन बनते हैं जैसे कि अकबर का मकबरा कहाँ है? आगरा में। सिकंदरा आगरा में। उसकी आकृति कैसी है? पिरामिड के आकार की। ठीक है, अकबर के मकबरा की आकृति कैसी है? पिरामिड के आकार की आकृति है अकबर के मकबरा की। और पूछा जाए यहाँ आगरा से ही, जैसे जयपुर महल कहाँ है? आगरा में। जयपुर महल कहाँ है? आगरा में। औरंगजेब ने महाराजा शिवाजी को और उनके बेटा संभा को क्या कर लिया था कि बंदी बना लिया था इसी जयपुर महल में। तो जयपुर महल कहाँ है? आगरा में। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो सिकंदरा आगरा में। पूछा जाए यहीं से पूछा जाता के मुंशी हिंदी संस्थान कहाँ है? आगरा में। पेठा नगरी किसको कहते हैं? आगरा को कहते हैं। किसको? आगरा को ही कहते हैं। सोमपेन जनजाति कहाँ की है? अंडमान निकोबार की। अंडमान निकोबार में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो देखो, जैसे यहाँ पे माउंट हैरियट नेशनल पार्क है, सैंडल पीक नेशनल पार्क है, यहीं पे आपका नॉर्थ बटन, साउथ बटन, मिडिल बटन नेशनल पार्क हैं। ठीक है, ये है, ये सब नेशनल। अंडमान को निकोबार से कौन सी अक्षांश अलग करता है? 10 डिग्री अक्षांश। अंडमान को निकोबार से कौन सा अक्षांश अलग करता है? 10 डिग्री अक्षांश अलग करता है। थारू जनजाति के लिए महाविद्यालय कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी में। अच्छा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी कौन सा है? लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल में। और सबसे छोटा पूछे तो बोलेंगे बेटा हापुड़। सबसे छोटा कौन सा है? हापुड़ है। कौन सा है? हापुड़ है। चलिए इससे आगे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अभी तक 2 क्वेश्चन कर पाए। एक तो ये पडवानी लोक नाट्य वाला किया है, एक आपने घातो कितो नृत्य जो है वो कहाँ का है? आपका सिक्किम का है, ये वाली बात की है। अगर आपसे पूछे कि ओबी लोकगीत कहाँ का है? ओबी लोकगीत, तो ओबी लोकगीत कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का है। और ये महिलाओं द्वारा ससुराल और मायका का वर्णन करने के लिए गाया जाता है। ठीक है, जो महिलाएं होती हैं गीत गाते गाते अपने मायके पक्ष का और ससुराल पक्ष का जहाँ वर्णन करती हैं, वो जो गीत होता है महाराष्ट्र में, उसको ही अपन ओवी गीत कहते हैं। तो
लो। देखो भैया, तो एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर है, तो बोलेंगे महाराष्ट्र में। अगर आपसे पूछे कि एलिफेंटा द्वीप कहाँ पे बचा, महाराष्ट्र में। ऐसे ही पूछा जाए आपसे कि पवनार आश्रम कहाँ है, पवनार आश्रम, पवनार आश्रम कहाँ पे था, तो पवनार आश्रम का भी संबंध किससे था, आपका महाराष्ट्र से था। पवनार आश्रम का संबंध भी कहाँ से था, तो बोलेंगे महाराष्ट्र से था। पवनार आश्रम का संबंध कहाँ से था, तो बोलेंगे पवनार आश्रम का संबंध भी आपका महाराष्ट्र से था। और पवनार आश्रम किसने बनाया था, तो वो बोलेंगे विनोबा भावे ने बनाया था। विनोबा भावे ने बनाया बनाया था ये पवनार आश्रम। किसने, विनोबा भावे ने पवनार आश्रम बनाया था। ठीक है। और विनोबा भावे जो थे, विनोबा भावे से और अगर मैं प्रश्न पूछना चाहूँ, विनोबा भावे से प्रश्न जो बनता है, तो इन्होंने बेटा भूदान आंदोलन चलाया था। भूदान आंदोलन। अगर आपसे पूछा जाए कि भूदान आंदोलन किसने चलाया, तो भूदान आंदोलन किसने चलाया था, विनोबा भावे ने। और ये गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह के, व्यक्तिगत व्यक्तिगत सत्याग्रह, सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे। पहले सत्याग्रही, सत्याग्रही। तो अगर कोई पूछे गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे, तो भी हम लोग बोलेंगे क्या थे, कौन थे, विनोबा भावे थे। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे। अगर यहीं पर बेटा पूछ ले दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो बोलेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू, लाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह का पहला सत्याग्रही कौन था, विनोबा भावे। और दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और अगर तुम्हें महाराष्ट्र से क्वेश्चन पूछा जाए, तो पूछ सकते हैं यहाँ से कि लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति, हड़प हड़प नीति में सबसे पहले विलय किसका हुआ, सबसे पहले, सबसे पहले, पहले विलय, सबसे पहले विलय किसका हुआ, तो बोलेंगे सबसे पहले जो विलय हुआ वो भैया सतारा का हुआ था। किसका, सतारा का। और सतारा भी कहाँ पड़ता है, आपका महाराष्ट्र में ही पड़ता है। कहाँ पर, महाराष्ट्र में ही पड़ता है। ठीक है। तो इतने क्वेश्चन और हो गए। तुम्हें पता है देश की पहली महिला शिक्षिका, देश की पहली महिला शिक्षिका, महली महिला, देश की पहली महिला, महिला शिक्षिका, देश की पहली महिला शिक्षिका का नाम क्या था, सावित्रीबाई फूले, सावित्रीबाई बाई फुले। सावित्रीबाई फुले का संबंध भी कहाँ से था, महाराष्ट्र से था। कहाँ से था, महाराष्ट्र से था आपका। ठीक है। इनके पति का नाम क्या था, ज्योतिबा फुले था। ज्योतिबा, ज्योतिबा फुले था, ज्योतिबा फुले। और ज्योतिबा फुले ने किताब लिखी थी गुलामगिरी, गुलामगिरी किताब लिखी थी, गुलामगिरी। तो कई बार आपका पूछ लेता है कि गुलामगिरी किताब किसकी है, ज्योतिबा फुले की। ठीक भाई, चलो और भी चीजें अभी बताते हैं। ठीक है। देखो बेटा क्या था, ओबी लोकगीत किसका है, किनका है, तो ये महाराष्ट्र का है। ओबी लोकगीत किसका है, कहाँ का, ओबी लोकगीत कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। और ये गाता कौन है, तो इसको बोलेंगे महिलाएं गाती हैं। कौन गाती हैं, महिलाएं। इसमें वर्णन किसका होता है, तो इसमें जो वर्णन होता है वो आपका ससुराल, ससुराल व मायके पक्ष का होता है। मायके पक्ष का, ससुराल और मायके पक्ष का वर्णन होता है आपका ओवी लोकगीत में।
अच्छा, अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ठीक है। पूछा जाए आपसे, अच्छा ये राष्ट्रकूट वंश वालों ने बनवाई थी। महाराष्ट्र का सुकरात किसको कहते हैं? एमजी रानाडे को। वैसे सुकरात कहाँ के गुरु, कहाँ के थे? यूनान के थे। वैसे सुकरात अगर पूछा जाए कहाँ के थे, तो बोलेंगे सुकरात थे यूनान के। पता है सुकरात के दो चेले थे, एक का नाम था क्रप्टो, एक का नाम था प्लूटो। एक का नाम था क्रप्टो और दूसरे का नाम था प्लूटो। और प्लूटो के शिष्य थे अरस्तु। प्लूटो के शिष्य का नाम क्या था? अरस्तु। और अरस्तु के शिष्य कौन थे? तो थे सिकंदर। अरस्तु के शिष्य कौन थे बेटा? तो थे आपके सिकंदर। ठीक है। तो महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी त्योहार जो शुरू करवाया वो बाल गंगाधर तिलक ने करवाया था। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी। ठीक है। और यही सबसे पहले 1895 में स्वराज विधेयक लाए थे। स्वराज विधेयक लाए थे। स्वराज विधेयक लाए थे। ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले भारतीय आजादी के लिए आपका स्वराज विधेयक सबसे पहले कौन लाया? बाल गंगाधर तिलक। गणेश चतुर्थी त्योहार इन्होंने शुरू करवाया। एलिफेंटा द्वीप कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। पवनार आश्रम कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और पवनार आश्रम का संबंध किनसे है? विनोबा भावे से है। विनोबा भावे ने कौन सा आंदोलन चलाया था? भूदान आंदोलन चलाया था, जिसमें गरीब व्यक्तियों को जमीन दान दी जाती थी, पूंजीपतियों से लेकर, जमींदारों से लेके। और पहली जमीन आपके आंध्र प्रदेश में दी गई थी। गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह का पहला सत्याग्रही कौन था? तो गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह का पहला सत्याग्रही थे विनोबा भावे। अच्छा, पूछा जाए लॉर्ड डलहौजी की राज हड़प नीति के अंतर्गत महाराष्ट्र का सबसे पहले प्रांत कौन सा आया था? सतारा आया था। अच्छा, दूसरे सत्याग्रही कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष 1929 में बने थे, लाहौर अधिवेशन में। कहाँ के? लाहौर अधिवेशन में बनाए गए थे बेटा। देश की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? सावित्रीबाई फूले। देश की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? सावित्रीबाई फूले थी। अच्छा, और इनके पति का नाम क्या था? इनके पति का नाम क्या था? ज्योतिबा फुले। ठीक है। और गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? ज्योतिबा फुले की। ठीक है। सुकरात के शिष्यों का नाम क्रप्टो और प्लूटो। और एक पूछा जाए प्लूटो के शिष्य का नाम अरस्तु, अरस्तु के शिष्य का नाम सिकंदर। ठीक है। ये है, कोई दिक्कत तो नहीं? तो बंद कर दो। चलो, थोड़ा इन्वर्टर का इशू आ गया भाई। देखते हैं और एक आध क्वेश्चन देखते हैं जरा। कभी नेट, कभी बैटरी, स्थितियां गड़बड़। कोई नहीं। तो बेटा अब एक ये क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जिसे ऊर्ध्वाधर स्थिति में यानी ऊपर की तरफ उठाकर थोड़ा सा तिरछा करके बजाते हैं? तो इसका जवाब क्या था? सारंगी। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई है? 1954 में। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? 1954 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। यहाँ से और भी क्वेश्चन नई दिल्ली से बन सकते थे। जैसे पूछा जाए पहली राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता। कलकत्ता से राजधानी कहाँ बनाई गई? दिल्ली। दिल्ली से राजधानी कब नई दिल्ली बनाई गई? 1931 में। तो कलकत्ता से दिल्ली बनाई गई 1912 में। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब बनाई गई? 1912 में। और आपका दिल्ली से नई दिल्ली कब बनाई गई? 1931 में। 1931 में। पूछा जाए दिल्ली हाई कोर्ट का गठन कब हुआ? 1966 में। और दिल्ली विधानसभा को कब राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया? 1970 में। 1970 में। ठीक है भाई। ऐसे ही पूछ लेता है दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है उसका डिजाइन किसने किया है? हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियंस ने किया है। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर बना है? रायसीना पहाड़ी पर। रायसीना पहाड़ी किस पहाड़ी का हिस्सा है? अरावली पहाड़ी का हिस्सा है। अरावली पहाड़ी कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात से दिल्ली तक है। गुजरात से दिल्ली तक है। ठीक है भाई। इन्वर्टर डाउन है आज का, यही फिर मिलेंगे कभी।